Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के इस भाग 7 में मैं डॉक्टर नीरज यादव आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन सीरीज़ की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, KR20 तथा KR21 में मूल अंतर यह है कि ऑप्शन का है KR20 का प्रयोग एकांशों की कठिनाई स्तर में भिन्न होने के बावजूद किया जा सकता है, परंतु KR21 के लिए सभी एकांशों का कठिनाई स्तर एक समान होना चाहिए। ऑप्शन खा है KR20 द्वारा विश्वसनीयता KR21 की अपेक्षा कम समय में ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन गा है KR20 की वैधता KR21 से अधिक है। और ऑप्शन घा है KR20 के प्रयोग के लिए एकांशों का अंकन +1 तथा 0 में होना अनिवार्य है, जबकि KR21 के लिए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। तो साथियों, इन दोनों ही सूत्रों में मूल अंतर जो है उसके लिए ऑप्शन का यहाँ पे सही है। KR20 का प्रयोग एकांशों की कठिनाई स्तर में भिन्न होने के बावजूद भी किया जा सकता है, परंतु KR21 के लिए सभी एकांशों का कठिनाई स्तर एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूडर तथा रिचर्डसन के सूत्र के प्रयोग के लिए कुछ मान्यताएं हैं। निम्नांकित में से किसे इन मान्यताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन का है परीक्षण के सभी एकांश समजातीय हों। ऑप्शन खा है परीक्षण के एकांशों का अंकन +1 तथा 0 के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन गा है परीक्षण को पावर टेस्ट न होकर के स्पीड टेस्ट होना चाहिए। या ऑप्शन घा परीक्षण के एकांशों का कठिनाई स्तर में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन गा है परीक्षण को क्षमता परीक्षण ना होकर के गति परीक्षण होना चाहिए, ये कूडर रिचर्डसन फॉर्मूले की जो मान्यताएं हैं उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन गा सही होगा। अगला प्रश्न है, कूडर तथा रिचर्डसन ने विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए कई सूत्रों का निर्माण किया है, जिनमें से कौन सा सूत्र सबसे अधिक लोकप्रिय हो पाया? KR30 और 31, KR20, 21, KR10 और 11 या KR25 और 28? तो साथियों, कूडर रिचर्डसन का जो सबसे लोकप्रिय सूत्र है वो KR20 और 21 है। तो यहाँ पे ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न है, रूलन सूत्र तथा फ्लैगनेगन सूत्र में मूल अंतर यह है कि ऑप्शन का रूलन सूत्र में विश्वसनीयता का परिकलन परीक्षण को 2 बराबर बराबर भागों में बांटने के बाद आए प्राप्तांकों के प्रसरण पर निर्भर करता है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र के परीक्षण की विश्वसनीयता संपूर्ण परीक्षण के प्रसरण पर निर्भर करती है। ऑप्शन खा है रूलन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में कम समय लगता है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में अधिक समय लगता है। ऑप्शन गा है रूलन सूत्र में परीक्षण के संपूर्ण प्रसरण के आधार पर विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र में परीक्षण को 2 बराबर बराबर भागों में बांटकर प्रसरण ज्ञात करने के बाद विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। या ऑप्शन घा रूलन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने का आधार परीक्षण की विश्वसनीयता का तकनीकी अर्थ होता है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने का आधार परीक्षण की विश्वसनीयता का साधारण अर्थ होता है।
तो साथियों यहाँ पर रूलन और फ्लैगनेगन सूत्र में जो मूल अंतर है वो ये है कि रूलन सूत्र में परीक्षण के संपूर्ण प्रसरण के आधार पर विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है, जबकि फ्लैगनेगन सूत्र में परीक्षण को दो बराबर बराबर भागों में बांटकर प्रसरण ज्ञात करने के बाद विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन गा है वो इस प्रश्न के लिए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के दो फॉर्म को तुल्य तब माना जाता है जब ऑप्शन का है उन दोनों फॉर्म के माध्य यानी मीन बराबर बराबर हो, ऑप्शन खा है उन दोनों फॉर्म के प्रसरण अर्थात वेरिएंस बराबर हो, ऑप्शन गा है उन दोनों फॉर्म का अंतर एकांश संबंध सहसंबंध यानी इंटर आइटम कोरिलेशन बराबर बराबर होते हैं, या उपयुक्त तीनों अवस्थाएं मौजूद हों। तो साथियों किसी भी परीक्षण के दो फॉर्म को इक्विवेलेंट तब माना जाता है जब ये तीनों अवस्थाएं उसमें मौजूद हों। तो यहाँ पे ऑप्शन घा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी परीक्षण सिद्धांत यानी क्लासिकल टेस्ट थ्योरी की एक महत्वपूर्ण परिकल्पना यह है कि व्यक्ति द्वारा परीक्षण पर आए प्राप्तांक दो कारकों के संयोग बनाता है। ये दो कारक हैं ट्रू स्कोर तथा एरर स्कोर। ऑप्शन खा है यथार्थ प्राप्तांक तथा मीन प्राप्तांक, ऑप्शन गा है त्रुटि प्राप्तांक तथा मानक प्राप्तांक, या ऑप्शन घा यथार्थ प्राप्तांक तथा टी प्राप्तांक। तो दोस्तों क्लासिकल टेस्ट थ्योरी जो है वो उन कॉन्सेप्ट या मेथड पर आधारित है जिन्होंने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को आधार बनाया। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी यह मानता है कि ऑब्जर्व्ड स्कोर, ट्रू स्कोर और एरर आइटम्स का योगात्मक कार्य है। ट्रू स्कोर किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति में किसी कंस्ट्रक्ट की आइडियल वैल्यू होती है। एरर आइटम को ट्रू स्कोर से स्वतंत्र या असहसंबंधित माना जाता है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता का विश्लेषण एरर आइटम्स को प्रभावित करने वाले कारकों में मैनिपुलेशन करके किया जाता है। तो साथियों इस आधार पे अगर देखें तो जो दो कारकों के सहयोग बनता है वो यहाँ पर ट्रू स्कोर और एरर स्कोर है। तो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के लिए यहाँ पर ऑप्शन का सही होगा। सातवां प्रश्न है, अगर किसी परीक्षण के दो फॉर्म का क्रियान्वयन दो विभिन्न समयों में किया जाता है तो इसके प्राप्त गुणांक को कहा जाता है स्टेबिलिटी कोफिशिएंट, इक्विवेलेंस कोफिशिएंट, स्टेबिलिटी तथा इक्विवेलेंस कोफिशिएंट, या इंटरनल कंसिस्टेंसी कोफिशिएंट। तो साथियों जो यहाँ पे ऑप्शन गा है स्थिरता तथा तुल्यता गुणांक, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर एक ही परीक्षण के एकांश ऐसे हैं जो अलग अलग क्षमताओं को मापते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन एकांशों का विभेदन सूचकांक थोड़ा विकृत हो जाता है और निम्न हो जाता है। इस समस्या का सबसे उत्तम समाधान होगा। ऑप्शन का है परीक्षण के सभी एकांशों का एक समजातीय इकाई में बांटकर प्रत्येक का उपकुल प्राप्तांक के संदर्भ में अलग से विभेदन सूचकांक ज्ञात किया जाए। ऑप्शन खा है परीक्षण के एकांशों का विभेदक सूचकांक अलग से ज्ञात किया जाए, या परीक्षण के ऐसे एकांशों की सूची में कुछ ऐसे ही नए एकांशों को जोड़कर विभेदन सूचकांक ज्ञात किया जाए, या ऑप्शन घ ऐसे एकांशों को परीक्षण से हटा देना चाहिए। तो साथियों इस समस्या का जो सबसे उत्तम समाधान होगा वो ऑप्शन का है
परीक्षण के सभी एकांशों का एक समजातीय इकाई यानी होमोजीनियस यूनिट में बांटकर प्रत्येक का उप कुल प्राप्तांक यानी सब टोटल स्कोर के संदर्भ में अलग से विभेदन सूचकांक ज्ञात किया जाए। तो यहां पे ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षण का विभेदक सूचकांक यानी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ऐसे तो जितना ही ऊंचा होता है उत्तम है, परंतु सामान्यतः उसे पर्याप्त स्तर यानी एडिक्वेट लेवल का तब समझा जाता है जब यह होता है 0.30, 0.60, 2.0 या 0.80। तो साथियों, जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का जो पर्याप्त स्तर है, एडुकेट लेवल है, वो 0.30 होता है। तो ऑप्शन यहां पर का सही होगा। 10वां प्रश्न है, अगर किसी एकांश को 200 परीक्षार्थियों पर क्रियान्वित किया जाए जिसमें से 50 परीक्षार्थियों ने उस एकांश का सही उत्तर दिया तथा 150 ने उस पर गलत उत्तर दिया, ऐसी परिस्थिति में उस एकांश का कठिनाई स्तर 0.5 होगा, 0.25 होगा, 0.3 होगा या 0.85 होगा। तो साथियों, जो डिफिकल्टी लेवल है उसको हम ज्ञात करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं R/N, यानी R जो है नंबर ऑफ राइट रिस्पॉन्स हैं और N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आइटम्स हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हैं वो 50 हैं और कुल उत्तर जो हैं वो 200 हैं, यानी 50/200। तो यहाँ पे जो हल करने पर आएगा 0.25। तो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर खा है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, एकांश का कठिनाई स्तर तथा विभेदक सूचकांक द्वारा निम्नांकित में से कौन सी सूचना नहीं मिलती है। ऑप्शन का है एकांश कठिन या आसान है। ऑप्शन खा एकांश उत्तम परीक्षार्थी तथा निम्न परीक्षार्थियों के बीच अंतर कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन गा है एकांश के आसेधक ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। या ऑप्शन घा क्या कोई एकांश अपना कार्य ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं। तो साथियों, यहाँ पे जो ऑप्शन का, खा और गा है वो तीनों ही सूचनाएं हमें डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स से मिलती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन घा है कि कोई एकांश अपना कार्य ठीक ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं, ये सूचना हमें नहीं मिल पाती है। इस कारण से इस प्रश्न का ऑप्शन घा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विभेदन सूचक ज्ञात करने का उत्तम तरीका नहीं है। ऑप्शन का है एकांश योग सहसंबंध। ऑप्शन खा है टी रेशियो। ऑप्शन गा है एनोवा या ऑप्शन घा संगतता गुणांक। तो साथियों, जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ज्ञात करने का जो उत्तम तरीका अगर हम यहाँ पर देखें, जो उत्तम तरीका नहीं है वो ऑप्शन घा है संगतता गुणांक। तो यहाँ पे ऑप्शन घा सही होगा। अगला प्रश्न है, कभी कभी यह देखा जाता है कि एकांश पर निम्न समूह यानी लोअर ग्रुप से सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या उच्चतम समूह से सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या से अधिक होती है। इस तरह की परिस्थिति में एकांशों में ऋणात्मक विभेदन होता है, धनात्मक विभेदन होता है, शून्य विभेदन होता है या विभेदन नहीं का गुण होता है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में जो हम देखते हैं कि ऋणात्मक विभेदन पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन का जो है ऋणात्मक विभेदन होता है, ये ऑप्शन सही होगा।
प्रश्न संख्या 14 है, जब किसी एकांश पर उच्चतर समूह से अधिक परीक्षार्थी सफल होते हैं और निम्नतर समूह से उसकी तुलना में कम लोग सफल होते हैं तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन या नो डिस्क्रिमिनेशन। तो साथियों, जो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इस परिस्थिति में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन का धनात्मक विभेदन सही होगा। अगला प्रश्न है, विभेदन सूचक ज्ञात करने की कई विधियां हैं। इन विधियों में से एक विधि वह है जिसमें परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर ऊपर से 27% तथा नीचे से 27% विद्यार्थियों का चयन करके विभेदन सूचक को ज्ञात किया जाता है। इस विधि का प्रतिपादन किया था गिलफोर्ड द्वारा, केली द्वारा, लॉर्ड द्वारा या हेल्स द्वारा। तो साथियों, जो 27% अपर और 27% लोअर वाला जो मेथड है वो केली द्वारा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ख यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदन सूचक क्या है? ऑप्शन का है एकांश की वह क्षमता जिसके द्वारा श्रेष्ठ तथा निम्न परीक्षार्थियों के बीच अंतर कर पाता है। ऑप्शन खा एकांश की वह क्षमता जो यह बतलाता है कि परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत उस एकांश पर सफल रहा। या ऑप्शन गा एकांश का वह गुण जिससे परीक्षार्थियों में अनुमान लगाने की प्रवृत्ति का नियंत्रण होता है। या ऑप्शन घा एकांश की वह क्षमता जिससे वैसे परीक्षार्थियों की पहचान हो जाती है जो इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो दिए गए विकल्प हैं उसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में देखें तो ऑप्शन का सही होगा कि एकांश की वह क्षमता है जिसके द्वारा श्रेष्ठ और निम्न परीक्षार्थियों के बीच में अंतर हो पाता है। तो ऑप्शन का यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों के कठिनाई स्तर 0.4 से 0.6 तक होता है को कहा जाता है शक्ति परीक्षण, शिखर परीक्षण, द्विभाजी परीक्षण या इनमें से कुछ भी नहीं। तो साथियों, जब कठिनाई स्तर 0.4 से 0.6 के बीच में होता है तो ऐसे परीक्षण शिखर परीक्षण के अंतर्गत आते हैं और इसलिए ऑप्शन खा इस प्रश्न के संदर्भ में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम एकांश के लिए उनकी कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल कितनी होनी चाहिए? 0.5, 0.8, 0.2 या 0.7? तो साथियों, जो डिफिकल्टी लेवल है वो ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। और अगर हम उत्तम एकांश के लिए कठिनाई स्तर की बात करें तो उसके लिए जो डिफिकल्टी लेवल है वो 0.5 होना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी एकांश का कठिनाई स्तर 90% या 0.90 है तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन का एकांश काफी आसान है, ऑप्शन खा एकांश काफी कठिन है, ऑप्शन गा एकांश की कठिनाई स्तर बीचों बीच की है या उपर्युक्त कथनों में से कुछ भी नहीं। तो साथियों, जब कठिनाई स्तर जितना ज्यादा होता है एकांश उतना ही आसान माना जाता है। तो अगर किसी प्रश्न का जो कठिनाई स्तर है वो 90% है तो इसका अभिप्राय यह है कि वह एकांश काफी आसान है। तो ऑप्शन का इस प्रश्न के संदर्भ में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांश का कठिनाई स्तर से तात्पर्य होता है ऑप्शन का एकांश पर सफलता पाने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत, ऑप्शन खा एकांश पर असफलता पाने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत, ऑप्शन गा
एकांश पर सफलता पाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में से असफलता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या को घटाने के बाद बचे संख्या का प्रतिशत, या ऑप्शन घ एकांश पर वैसे परीक्षार्थियों की संख्या जिन्होंने उसका उत्तर दिया ही ना हो। तो साथियों, डिफिकल्टी लेवल से तात्पर्य होता है कि एकांश पर सफलता प्राप्त करने वाले कितने प्रतिशत छात्र हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो का सही होगा। प्रश्न संख्या 21 है, पहचान एकांश यानी आइडेंटिफिकेशन आइटम किसे कहा जाता है। ऑप्शन का है जिस एकांश के सही उत्तर का चयन दिए गए उत्तरों में परीक्षार्थियों को करना होता है। ऑप्शन खा है जिस एकांश के सही उत्तर को परीक्षार्थी अपनी ओर से आपूर्ति करता है। ऑप्शन गा जिस एकांश के उत्तरों का मूल्यांकन आत्मनिष्ठ ढंग से किया जाता है। या ऑप्शन घा जिस एकांश का उत्तर निर्धारित समय के भीतर देना होता है। तो साथियों, जो आइडेंटिफिकेशन आइटम्स हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन का जिस एकांश के सही उत्तर का चयन दिए गए उत्तरों में परीक्षार्थी को करना होता है, ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ हर यानी लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर किसे कहा जाता है। रिलायबिलिटी को, वैलिडिटी को, नॉर्म्स को या आइटम को। तो साथियों, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो होता है वो किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या किसी भी परीक्षण का लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर उसका एकांश यानी टेस्ट आइटम्स को कहा जाता है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में ऑप्शन घा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि आप एक ऐसे परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं जिसके द्वारा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में अर्जित ज्ञान की जांच होती है। इसमें एक एकांश इस प्रकार है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की स्थापना क्यों हुई थी। यह उदाहरण होगा मैचिंग आइटम का, कंप्लीशन आइटम का, एसे आइटम का या इनमें से किसी भी तरह के एकांश का नहीं। तो साथियों, जो यहाँ पे एकांश दिया हुआ है मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की स्थापना क्यों हुई, ये एक एसे टाइप का यानी निबंधात्मक एकांश है और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण निर्माण के कुछ क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक चरण होते हैं, उस सही क्रम को पहचानिए जिसमें इसका निर्माण होता है। ऑप्शन का है प्लानिंग, आइटम राइटिंग, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नॉर्म्स और उसके बाद नियमावली का निर्माण। या ऑप्शन खा योजना, उसके बाद एकांश लेखन, फिर प्रारंभिक क्रियान्वयन, विश्वसनीयता, वैधता, मानक और नियमावली का निर्माण। या ऑप्शन गा योजना, प्रारंभिक क्रियान्वयन, एकांश लेखन, वैधता, विश्वसनीयता, मानक और नियमावली का निर्माण। या ऑप्शन घा योजना, एकांश लेखन, प्रारंभिक क्रियान्वयन, वैधता, विश्वसनीयता, मानक और नियमावली का निर्माण। तो साथियों, जो टेस्ट डेवलपमेंट का जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है योजना बनाते हैं हम, उसके बाद एकांशों का लेखन होता है, फिर जो भी आइटम आपने बनाए हैं उनका जो है प्रारंभिक क्रियान्वयन किया जाता है। प्रारंभिक क्रियान्वयन के बाद हम परीक्षण की विश्वसनीयता का निर्धारण करते हैं, विश्वसनीयता के बाद वैधता, उसके बाद उस टेस्ट के जो नॉर्म्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और अंत में उसका मैनुअल यानी नियमावली का निर्माण किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन खाज है इस प्रश्न के संदर्भ में सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम परीक्षण की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसे उसमें नहीं रखा जा सकता? परीक्षण का आत्म सहसंबंध, वैधता, मानक या आत्मनिष्ठता। तो साथियों, परीक्षण की जो विशेषताओं में हम आत्मनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी को नहीं रखते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन घ सही होगा। अगला प्रश्न है, एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन का है, एकांशों के कठिनाई स्तर और विभेदक सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। ऑप्शन खा है, एकांशों को अधिक अर्थपूर्ण बनाना। ऑप्शन गा है, एकांशों की भाषा को चुस्त दुरुस्त करना। या ऑप्शन घा, एकांशों को सरल बनाना। तो साथियों, आइटम एनालिसिस का मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है कि एकांशों के कठिनाई स्तर और उसके डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में हमें जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन का इस प्रश्न के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम एकांश के लेखन कार्य के लिए निम्नलिखित सुझावों में से किसे आप सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन का है, एकांश लेखक को विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन खा है, एकांश लेखक को परीक्षार्थी की क्षमता स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन गा है, एकांश लेखक को एकांश लेखन की तकनीकी पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए। या उपर्युक्त सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो साथियों, एकांश लेखक को इन तीनों ही प्रकार के सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए प्रश्न का उत्तर घा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन का है, निबंधात्मक परीक्षण में परीक्षार्थी उत्तरों को अपने शब्दों में लिखता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में परीक्षार्थी दिए गए कई उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करता है। ऑप्शन खा है, निबंधात्मक परीक्षण का प्राप्तांक लेखन यानी स्कोरिंग में विशेषज्ञों के बीच सहमति काफी होती है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्राप्तांक लेखन में विशेषज्ञों के बीच में सहमति कम होती है। ऑप्शन गा है, निबंधात्मक परीक्षण में चिंतन एवं लेखन महत्वपूर्ण होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में पठन और चिंतन महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन घा है, निबंधात्मक परीक्षण में एकांशों की गुणवत्ता प्राप्तांक लेखक की कौशलता पर निर्भर करता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में एकांशों की गुणवत्ता परीक्षण निर्माता के कौशल पर निर्भर करता है। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम असत्य कथन के बारे में अगर चर्चा करें तो निबंधात्मक परीक्षणों के बीच में जो स्कोरिंग होती है उसमें विशेषज्ञों के बीच में सहमति कम होती है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो प्राप्तांक होते हैं, स्कोरिंग होती है, उसमें विशेषज्ञों के बीच में सहमति अधिक होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन खा है वो इस प्रश्न के संदर्भ में असत्य होगा। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी एकांशों में एक सही उत्तर होता है तथा बाकी अन्य उत्तर सही उत्तर से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे मिलते जुलते उत्तरों को कहा जाता है आशेधक यानी रिस्ट्रैक्टर, गलत विकल्प, अनुपयुक्त उत्तर या इनमें से कुछ नहीं। तो साथियों, ऐसे मिलते जुलते उत्तरों को हम डिस्ट्रैक्टर यानी आशेधक के नाम से जानते हैं और इसलिए इस प्रश्न का विकल्प का सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन वस्तुनिष्ठ एकांश में वस्तुनिष्ठता सचमुच में सबसे कम होती है? 2 अल्टरनेटिव आइटम्स, मल्टीपल चॉइस आइटम, कंप्लीशन टेस्ट में या मैचिंग आइटम्स में? तो साथियों, हालांकि ये चारों ही विकल्प ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो
पूर्ति वाले एकांश होते हैं, कंप्लीशन टाइप के टेस्ट आइटम होते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिविटी कंपैरेटिवली जो है वो कम होती है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में विकल्प गा सही होगा। प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षक निर्मित परीक्षण यानी टीचर मेड टेस्ट तथा मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में अंतर है। निम्नांकित में से किसे एक उपयुक्त अंतर नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन का है, पहले तरह के परीक्षण के उद्देश्य स्पेसिफिक होते हैं जबकि दूसरे तरह के परीक्षण के उद्देश्य जनरल होते हैं। ऑप्शन खा है, पहले तरह के परीक्षण का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया जाता है जबकि दूसरे तरह के परीक्षण का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन गा है, पहले तरह के परीक्षण में निश्चित रूप से एक मानक यानी नॉर्म होता है जबकि दूसरे तरह के परीक्षण में मानक नहीं होता है। या ऑप्शन घा, पहले तरह के परीक्षण के क्रियान्वयन तथा प्राप्तांक लेखन के लिए नियम का निर्धारण शिक्षक करते हैं जबकि दूसरे तरह के परीक्षण के क्रियान्वयन तथा प्राप्तांक लेखन के लिए नियम का निर्धारण परीक्षण प्रकाशकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो साथियों, जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं उनके नॉर्म्स जो हैं वो निश्चित नहीं होते हैं जबकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के नॉर्म्स निश्चित होते हैं। और यहाँ पे विकल्प गा जो है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे शिक्षक निर्मित के लिए दिया गया है कि उसके नॉर्म्स निश्चित हैं जबकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के नॉर्म निश्चित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प गा सही होगा। अगला प्रश्न है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को आप किस तरह के परीक्षण में शामिल करेंगे? नॉन वर्बल टेस्ट में, वर्बल टेस्ट में, नॉन लैंग्वेज टेस्ट में या परफॉर्मेंस टेस्ट में? तो साथियों, जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो एक नॉन वर्बल टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में निम्नांकित में से उपयुक्त अंतर कौन सा होगा? ऑप्शन का है, अशाब्दिक परीक्षण में लिखित शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग कम होता है जबकि क्रियात्मक परीक्षण में इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। ऑप्शन खा है, अशाब्दिक परीक्षण में एकांशों में वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं हो पाता है जबकि क्रियात्मक परीक्षण में एकांशों में वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ संभव होता है। ऑप्शन गा है, अशाब्दिक परीक्षण में निर्देश चित्राभिनय द्वारा दिया जाता है जबकि क्रियात्मक परीक्षण में निर्देश मौखिक रूप से दिए जाते हैं। ऑप्शन घा है, अशाब्दिक परीक्षण के एकांशों में चित्रों आदि का प्रयोग किया जाता है जबकि क्रियात्मक परीक्षण के एकांशों में ठोस वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में अगर हम उपयुक्त अंतर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन खा दिया गया है कि अशाब्दिक परीक्षण के एकांशों में वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं हो पाता है जबकि क्रियात्मक परीक्षण के एकांशों में वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ संभव होता है। यह सबसे उपयुक्त अंतर यहाँ पे होगा, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन खा होगा। अगला प्रश्न है, तीसरे वर्ग के लिए तैयार किया गया अंक गणित परीक्षण यानी अर्थमेटिक टेस्ट 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए होगा। एक पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या उपर्युक्त किसी भी तरह के परीक्षण का कार्य नहीं करेगा। तो साथियों, तीसरी कक्षा के अगर किसी छात्र का परीक्षण 10वीं स्तर के बच्चे के लिए दिया जा रहा है तो वह उस बच्चे के लिए स्पीड टेस्ट का कार्य करेगा। तो यहाँ पे विकल्प खा गति परीक्षण का काम करेगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटमैन के अनुसार निम्नांकित पुनरुत्पादकता गुणांक
प्रोडक्टिबिलिटी कोफिशिएंट में से किसे पुनरुत्पादकता मापिनी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? 0.95, 0.93, 0.98 या 0.88। तो मित्रों, गटमैन के अनुसार जो रिप्रोडक्टिबिलिटी कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू 0.90 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन घ 0.88 है उसको हम पुनरुत्पादकता मापनी यानी रिप्रोड्यूसिबल स्केल के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन घ यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस मापनी विधि में एक विमीयता यानी यूनिडायमेंशनलिटी पर बल दिया जाता है? थ्रस्टन स्केल, लिंकर्ट स्केल, गटमैन स्केल या बोगार्ड स्केल में? तो साथियों, जो गटमैन मापनी है उसमें हम यूनिडायमेंशनलिटी को जो है उस पर बल दिया जाता है, एक विमीयता पर गटमैन मापनी में बल दिया जाता है, इसलिए इसका विकल्प यहाँ पे गा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार अनुसूची की कई विशेषताएं हैं, निम्नांकित में से किसे आप इस सूची में नहीं रखेंगे? ऑप्शन का है, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार की परिस्थिति में ही किया जाता है। ऑप्शन खा, साक्षात्कार अनुसूची में कुछ मानक प्रश्नों का ही समावेश किया जाता है। ऑप्शन गा है, साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्नों का क्रम निश्चित रहता है। या ऑप्शन घा, साक्षात्कार अनुसूची में सिर्फ निश्चित या सीमित एकांशीय प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो साथियों, जो यहाँ पर इंटरव्यू स्केल शेड्यूल है उसकी जो विशेषताओं में अगर हम बात करें कि कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन घा, साक्षात्कार अनुसूची में सिर्फ निश्चित या सीमित एकांशीय प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाता है, ये उत्तर इस प्रश्न के संदर्भ में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जिस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है? इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू क्वेश्चनायर, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल या इनमें से कुछ भी नहीं? तो साथियों, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम जिस प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं उसको हम इंटरव्यू शेड्यूल यानी साक्षात्कार अनुसूची के नाम से जानते हैं, और इसलिए प्रश्न का उत्तर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्यार्थी यानी रिस्पोंडेंट से कुछ मानक प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है उसे कहा जाता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू या सिलेक्शन इंटरव्यू? तो साथियों, इस प्रकार के जो इंटरव्यू होते हैं जिसमें मानक प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछा जाता है उसे हम संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत देखते हैं, और इसलिए प्रश्न का उत्तर का सही होगा। अंतिम प्रश्न है, साक्षात्कार को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्शन, कन्वर्सेशन या इनमें से कुछ नहीं? तो साक्षात्कार को साथियों हम लोग प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन की श्रेणी में रखते हैं, और इसलिए प्रश्न का उत्तर का सही होगा। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एजुकेशनल रिसर्च के थे। जल्द ही आपसे कुछ अन्य प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।